लेकिन मरीम नवाज साहिबा का आज जो लहजा था, आज जिस तरीके से वो बात कर रही थी, लगता ऐसे था कि काफी ज्यादा प्रेशर में है, कि सोहेल आफरीदी की काफी ज्यादा तारीफें हो रही थी। तो लगा ऐसे कि शायद वो सारी चीजें भी पंजाब की हुकूमत नोट कर रही थी। तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है, उनसे इमरान खान जो है वो सियासत को बेहतर समझता। उसको पता था कि इन्होंने पहले किस किस्म के इंतजाम किए होने। इसी वजह से इमरान खान ने कहा था कि किसी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी लाहौर के एक इलेक्शन में हिस्सा लिया गया। पेशावर में जनाब आज एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ। सोहेल खान अफरीदी ने अस्पताल में जाके उनकी इयादत भी की और कहा कि ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से मरीम नवाज साहिबा ने आज अपनी काबीना से खिताब करते हुए, जिसे बाकायदा लाइव डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर दिखाया भी गया, उसमें उन्होंने अपनी कामयाबी को एक तरह से तारीखी कामयाबी करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जो ज़िमनी इंतखाब था ये एक रेफरेंडम था जिसे नून लीग ने जीत लिया। उसके साथ साथ उन्होंने तहरीक इंसाफ के ऊपर, उनके लीडर के ऊपर, उनके बयानिए के ऊपर भी काफी ज्यादा तनकीद की। अच्छा, अब ये जो तारीखी कामयाबी थी उसके ऊपर भी मैं आता हूं, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी इसको तारीखी कामयाबी करार दिया है। उसकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करता हूं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा का आज जो लहजा था, आज जिस तरीके से वो बात कर रही थी, लगता ऐसे था कि काफी ज्यादा प्रेशर में है, काफी ज्यादा दबाव में। लगा इस तरह की थोड़ी सी उनकी गुफ्तगू जारियाना भी है। हालिया दिनों में हमने देखा कि सोहेल आफरीदी की काफी ज्यादा तारीफें हो रही थी। वो लोग जो सोहेल आफरीदी के बड़े नाकिद थे, उस तरह के सहाफी, दीगर लोग, उनकी जब मुलाकात हुई सोहेल आफरीदी से, तो वो सारे बाहर आके मजबूर हुए ये कहने पे कि हमें बड़ी मेच्योरिटी उनके काम के अंदर नजर आती है, उनकी गुफ्तगू के अंदर नजर आती है। और जिस तरीके से मुख्तलिफ लोगों से सोहेल आफरीदी साहब मुलाकातें करते हैं, जिस तरह उन तक एक्सेस है मीडिया का, वो अनप्रेसिडेंटेड है। तो लगा ऐसे कि शायद वो सारी चीजें भी पंजाब की हुकूमत नोट कर रही थी। तो सोहेल आफरीदी के ऊपर भी थोड़ा सा गुस्सा निकाला गया मरीम नवाज साहिबा की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ऊपर भी तनकीद की गई। पेशावर को कहा गया कि लगता है कि वो 1901, आई डोंट नो 1901 में क्या चीज थी पेशावर में। उन्होंने कहा कि लगता ऐसे है कि 1901 की सदी में वो अभी भी पेशावर रहता है, या पेशावर अभी भी इतना पीछे रह गया और उधर बुरे हालात हैं। और उसके अलावा उन्होंने उनकी जो पेशावरी चप्पल का किसी ने साइज लिया था उसका भी जिक्र किया। तो इतनी ज्यादा चीजें वो नोट कर रही हैं सोहेल आफरीदी के हवाले से कि जनाब उसकी चप्पल का जो साइज लिया गया था वो भी मरीम नवाज साहिबा को याद है। और वो मरीम नवाज साहिबा ने आज काबीना के इजलास में उसके हवाले से गुफ्तगू की, जिसको लाइव दिखाया गया। और फिर सामने कोई सहाफी तो बैठे हुए नहीं थे, कोई ऐसे लोग तो बैठे हुए नहीं थे जिन्होंने क्रिटिकल क्वेश्चन करने हैं। आगे जो भी बैठे थे वो क्वेश्चन भी ऐसे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या जबरदस्त और क्या बेहतरीन आप काम कर रही हैं। और ये वैसे किसी भी हुकूमत में अगर आप वुज़रा को सामने बैठा देंगे या ब्यूरोक्रेट्स को सामने बैठा देंगे तो उन्होंने तो मदासराई करनी है, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो, या बलोचिस्तान की हुकूमत हो, सिंध की हुकूमत हो, या वफाकी हुकूमत हो, या किसी भी जमात की हुकूमत हो। उन्होंने तो, आपको पता है हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स का और आपके जो दीगर आगे पीछे लोग होते हैं उनका रवैया किसी से ढका छुपा नहीं है। मरियम बीबी ने और भी काफी ज्यादा जारियाना गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि आज फैज हमीद नहीं है जो इनको जितवाता, आज वो जजेस भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो जिमनी इंतखाब था ये रेफरेंडम था जो नून लीग ने जीत लिया है। जिमनी इंतखाबात में मकबूलियत के दावे जमीन बोस हो गए हैं। तो काफी ज्यादा जारियाना उन्होंने गुफ्तगू की। और जिस तरह मैंने कहा कि मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था कि सोहेल आफरीदी के जूते का साइज जो लिया गया, और वो जो वीडियो कहीं आई कोई सोशल मीडिया पे, वो भी उन्होंने देखी हुई थी और उसका भी उन्होंने जिक्र किया। अच्छा, अब वो ये जो कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम है और नून लीग ने तारीखी कामयाबी हासिल की, और शहबाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट भी किया गुज़िश्ता रात कि अवामी मैंडेट का मुंह बोलता सबूत पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिमनी इंतखाबात में मजीद कामयाबियां समेटते हुए उन्होंने NA 104 फैसलाबाद का जिक्र भी किया। तो इन सारी कामयाबियों को वो ये कह रहे हैं कि नून लीग ने तारीखी कामयाबी हासिल की है। अब समझने की चीज ये है कि नून लीग का मुकाबला किसके साथ था? नून लीग का तो किसी से मुकाबला ही नहीं था। सिर्फ 2 हलकों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा, और वो भी इमरान खान साहब की मंशा के खिलाफ। इमरान खान साहब, आज वाजे हो गया कि तहरीक इंसाफ की जितनी भी लीडरशिप है उनसे इमरान खान जो है वो सियासत को बेहतर समझता। उसको पता था कि इन्होंने पहले किस किस्म के इंतजाम किए होने। इसी वजह से इमरान खान ने कहा था कि किसी भी इलेक्शन में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। फिर भी लाहौर के एक इलेक्शन में हिस्सा लिया गया और हरीपुर के इलेक्शन में हिस्सा लिया गया। खान साहब उसके भी हक में नहीं थे, उनको कायल किया गया, नहीं जनाब इधर लिया जाए, हिस्सा लिया जाए, यहां पे हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन खान साहब वाजे हो गया है कि इन सब से ज्यादा बेहतर चीजों को समझते हैं
ऑल्दो कि वो 2 साल से जेल के अंदर हैं, लेकिन जिधर उनकी निगाहें हैं, जो कुछ वो देख सकते हैं, शायद इनकी जो जमात है वो उनको नजर नहीं आता और बहुत सारे दीगर लोगों को भी नजर नहीं आता। बहुत सारे सहाफी भी कह रहे थे जनाब वो बाइकआउट नहीं होना चाहिए, बाइकआउट से जमात को नुकसान होता है। और मैं तो पिछले 3 महीने से कह रहा हूं कि ये जो मिसालें दी जा रही है 1985 के इंतखाबात की, वो सरासर जो है गलत मिसाल है, उसकी मिसाल इधर जोड़ी नहीं जा सकती। और अगर आपने इस अमल में हिस्सा लिया तो आप इसको एक तरह से लेजिटिमेसी देंगे। और यही वजह है कि खान साहब ने कहा कि ना आपने किसी तरमीम के हक में वोट देना, ना उसकी मुखालफत में वोट देना, आपने इस अमल का हिस्सा ही नहीं बनना, क्योंकि इन्होंने तो इसको बाय हुक और बाय क्रुक जिस तरीके से भी इसको पास करवाना है या जीतना है या जो कुछ भी करना है, तो लिहाजा आपने इस अमल का हिस्सा नहीं बनना। अगर आप इस अमल का हिस्सा बनेंगे तो आप इसको लिस्ट में सी देंगे। अब इन इंतखाबात के अंदर भी अगर कोई थोड़ी बहुत रौनक नजर आई तो वो उन्हीं हल्कों में नजर आई जहां पे तहरीके इंसाफ और जो है नून लीग का मुकाबला था या तहरीके इंसाफ का कैंडिडेट था। बाकी तो हल्कों के अंदर जो पोजीशन है वो हमारे सामने है। ये इसको अवामी रेफरेंडम करार दे रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें कि जो लाहौर का हल्का है NA 1 to 9, वहां पे मियां अजहर ने 1 लाख से ज्यादा वोट लिया था। और जो नून लीग के दूसरे नंबर पे मेंबर आए थे उन्होंने जनाब 71,000 से ज्यादा, तकरीबन 72,000 वोट लिया था 2024 के इलेक्शन में। और इस दफा वहां से जो नून लीग के कैंडिडेट हैं वो 63,000 वोट लेके जीत गए। और जो दूसरे नंबर पे कैंडिडेट हैं PTI के, गालबन उनके भी कोई इतने ज्यादा वोट नहीं है, कोई 40,000 के करीब वोट हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इन दोनों के वोट मिला के भी उतने वोट नहीं है जो वोट मियां अजहर को पड़े थे, जो PTI को वोट पड़े थे। तो अगर मकबूलियत खत्म हो गई है और आपने इतने ज्यादा मंसूबों का आगाज किया है, आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर, तो इस दफा तो आपको 1 लाख वोट पड़ना चाहिए था। तो टर्न आउट तो हुआ ही नहीं, अवाम तो लाताल्लुकी का इजहार करती रही। और जो इलेक्शन में PTI के लोगों ने हिस्सा लिया उसको भी अवाम ने एक तरह से मुस्तरद किया कि उन्होंने कहा कि जनाब हम उस तरह जो है उतनी बड़ी तादाद में लाहौर के अंदर तो हमें नजर नहीं आए। हाँ, हरीपुर के अंदर आपने देखा कि बड़ी तादाद में अवाम निकली। पहले PTI वाले क्लेम करते रहे, सहाफी वहां से बताते रहे कि जी PTI जीत रही है। अब PTI ये कह रही है कि जनाब फॉर्म 45 जो हमारे पास है उन पे हम जीते हुए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिकली इंटर किया गया है डेटा वो बिल्कुल गलत है। अब देखते हैं कि ये मामला आगे किस तरफ जाता है। लेकिन जो NA 104 का फैसलाबाद का भी जिक्र किया मियां शहबाज शरीफ साहब ने, और ये कह रहे हैं कि जी अवाम ने रेफरेंडम में नून लीग के हक में वोट दे दिया। अब इस हल्के के अंदर नून लीग के टिकट के ऊपर राजा रियाज साहब के बेटे यानी ऑपोजिशन लीडर जो पिछला था उनके बेटे को टिकट दिया गया और वो 52,000 वोट लेके तकरीबन जीत गए। क्या आपको पता है कि इस हल्के में साहिबजादा हामिद रजा साहब ने 1,28,000 वोट लिया था। जी हाँ जी, 1,28,000 वोट लिया था। और यही जो राजा रियाज साहब का बेटा है इसने 90,000 से ज्यादा वोट लिया था। लेकिन इस दफा हालत यह है कि अवाम इतनी लाताल्लुक रही कि राजा रियाज साहब के जो बेटे हैं वो 52,000 वोट लेके जीत गए और उनके मुकाबले में जो दूसरा बंदा है उसने कोई 18,000 वोट लिया। तो इन दोनों का मिला के भी जो है वो कोई 80,000 वोट नहीं बना। और पिछली दफा सिर्फ अकेले साहबजादा हामिद रजा साहब ने 1,28,000 वोट ले लिया था और राजा रियाज के बेटे को 90,000 वोट के से ज्यादा वोट पड़ गया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पुरजोश था ये सारा इंतखाबी अमल और इसके अंदर कितनी ज्यादा पार्टिसिपेशन थी अवाम की। अच्छा, अब जो हरीपुर के अंदर हुआ उसमें इल्जाम तो PTI की तरफ से बहुत ज्यादा लगाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगेन तो इमरान खान ने तो इनको पहले ही कहा था आपने किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, आप जो मर्जी कर लें, इन्होंने आपको हर हालत में हराना है। अब ये धांधली करके हराया गया या नहीं हराया गया ये तो फैसला कोई ट्रिब्यूनल या कोई कोर्ट ही करेगा। अब तो मैंने जिस तरह पहले भी अर्ज किया था पिछले व्लॉग के अंदर भी, मुल्क में आईनी अदालत भी बन चुकी है। मामला जब आईनी अदालत में जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, इसलिए कि मेरे ख्याल में जो भी इस तरह के मामलात हैं अब वो अगर आईनी अदालत ही देखेगी जब मामला नीचे से ऊपर तक जाएगा। पहले तो ट्रिब्यूनल में जाएगा, फॉर्म 45 वहां पे दिखाए जाएंगे, कोई मानेगा नहीं मानेगा, पिछले जो ट्रिब्यूनल्स के मामलात हैं वो किधर हैं, कितने फंसे हुए हैं या कितने हल हो गए वो भी हमारे सामने है। अच्छा, अगर वफाकी आईनी अदालत की बात करें तो वफाकी आईनी अदालत में आज जजेस ट्रांसफर वाला जो मामला है वो केस लगा हुआ था, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या उनका कोई वकील वहां पे पेश नहीं हुआ। इसी तरह दीगर जो कुछ वकला थे वो भी पेश नहीं हुए। इमरान खान साहब के एक वकील पेश हुए और उन्होंने मोअज़्ज़ज़ अदालत को कहा कि वफाकी आईनी अदालत ये हुक्म जारी करे कि हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि हम उनसे मुशावरत करना चाहते हैं, उनसे लेना चाहते हैं, जो भी गाइडेंस है या जो भी उनकी हदायत हैं वो उनसे हम लेना चाहते हैं। लेकिन वफाकी आईनी अदालत जो है उसने आगे से ये कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है
कि हम ये हुक्म दें, इमरान खान से मुलाकात के लिए हिदायत देना हमारा काम नहीं है। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत का वकील से मुकालमा, ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। तो जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ये हमारा काम नहीं है, जिस अदालत ने सजा दी है आप उससे जाके राब्ता करें और उससे कहें कि वो आपकी मुलाकात का हुक्म दे। एनीवे ये जो केस है कुछ हद तक इसको एक तरह से डिसमिस कर दिया गया है और कुछ वकला जो 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 अभी इसको आगे लेके चलना चाहते हैं, क्योंकि इसमें गालिबन मुख्तलिफ पार्टीज हैं, उनकी हद तक इसको गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब वफाकी आईनी अदालत जो है वो, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि अब वो बन चुकी है, जो भी आईनी मसाइल होंगे वो इसी अदालत के अंदर पेश होंगे। और इससे पहले हमने देखा कि बैरिस्टर गौर साहब भी वफाकी आईनी अदालत के सामने पेश हुए हैं। कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि वफाकी आईनी अदालत का बाइकआउट किया जाए, उसके सामने हमें पेश नहीं होना चाहिए। जिस तरह ये जो मोजिज जज साहिबान है, इन्होंने भी ये कहा है कि हमारा ये जो पिटीशन वाला मामला है, यानी जजेस की ट्रांसफर वाला मामला, जैसे लाहौर हाईकोर्ट से जजेस को लाया गया इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, ये मामला सुप्रीम कोर्ट देखे, ये वफाकी आईनी अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं आता, लेकिन वो केस वफाकी आईनी अदालत को भेज दिया गया है। और इसी हवाले से जो वफाकी आईनी अदालत में केस गया है, इन मोजिज जज साहिबान ने एक और दरखास्त दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि हमारा मुकदमा यहां पे सुना जाए, लेकिन उस दरखास्त को भी एक तरह से रिजेक्ट कर दिया गया, उसके ऊपर कोई इतराज वगैरह गालबन लगा दिया गया। लेकिन बैरिस्टर गौर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है, वो वफाकी आईनी अदालत में पेश हुए और उन्होंने एक कोई रेलवे की अराजी का मुकदमा था, उसमें दलाइल वगैरह भी दिए। और अब मुझे लगता है कि ये जो मुबैना धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं बैरिस्टर गौर साहब, वो यकीनन हो सकता है कि इस मामले को भी वफाकी आईनी अदालत में ले जाएं और फिर वहां से उनको इंसाफ मिले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को जो नोटिस जारी किया था, उनको पेश होने का हुक्म दिया था, उसके हवाले से उन्होंने अब एक अबूरी हुक्मनामा इंटरम जो है ऑर्डर जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उस दिन के लिए तो फिर हमने इन्हें इस्तिस्ना दे दिया क्योंकि अली बुखारी साहब उनके वकील आ गए थे, लेकिन अगली जो कार्रवाई है अब वो 25 नवंबर को होगी दिन 12 बजे, और उस दिन के लिए उन्होंने उनको तलब कर लिया, यानी कल ये समाअत होगी। कल आपको पता है कि वो इमरान खान साहब की बहनें भी अडयाला जेल जा रही हैं और वहां पे उनकी मुलाकात का दिन भी है, और कल का दिन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखते हैं कि इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात हो सकती है या नहीं होती, कल वहां पे कितने लोग जाएंगे, कौन कौन जाएगा। वैसे हम अक्सर देखते हैं कि वज़ीर आला हो जाएं या दीगर इनके MNA MP हज़रात हो जाएं, वो भी वहां पे जाते हैं। और दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने भी कल दिन 12 बजे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल खान आफरीदी साहब को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है कि वो जाती हैसियत में पेश हों। अब देखते हैं कि वो जाती हैसियत में पेश होते हैं या नहीं होते। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि कल मंगल है और कल अब बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, और पिछली दफा जो खान साहब की बहनों के साथ सलूक हुआ उसके बाद से हालात आपको पता है कि थोड़े से सियासी तौर पे कशीदा भी हुए। तो अब कल सबकी नजरें अडयाला जेल के ऊपर हैं, पंजाब की इंतजामिया पे हैं, और पंजाब की इंतजामिया कल मुलाकात होने देगी या नहीं होने देगी, ये तो कल ही पता चलेगा। अच्छा, वफाकी आईनी अदालत के हवाले से दीगर बहस वगैरह तो चल ही रही है, उसमें सियासी लोग भी कमेंट करते हैं, वकला भी कमेंट करते हैं, लेकिन ये डॉन की स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। 2 कोर्ट्स जॉसल फॉर स्पेस इन जॉइंट फैमिली होम। अब मसला ये है कि समझ ही नहीं आ रही कि वफाकी आईनी अदालत का मुस्तकिल दफ्तर कहां पे होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट शिफ्ट होगी या वफाकी आईनी अदालत शरीयत कोर्ट में शिफ्ट होगी। शरीयत कोर्ट के जज साहिबान ये मानेंगे या नहीं मानेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के मोजिज वकला साहिबान कोई एक बयान दे रहे हैं, दूसरी जानिब से कोई दूसरा बयान आ रहा है, कुछ वकला क्या कह रहे हैं, कहीं से कोई और बात कही जा रही। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम को कितनी जल्दी में किया गया। क्या कोई पॉलिसी मेकर्स ने कोई पहले पॉलिसी बनाई थी कि ये वफाकी अदालत बनेगी, इसका कौन सा दफ्तर होगा, जज साहिबान कहां बैठेंगे, किसको शिफ्ट किया जाएगा, किसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो इसी वजह से डॉन न्यूज कह रहा है कि ये जो मुश्तरका खानदान है, ज्वाइंट फैमिली है, उसमें अब स्पेस के लिए जौसल हो रहा है कि कौन सा कमरा किसने लेना है, कौन सा भाई कहां पे शिफ्ट होगा। ये हालत हो गई है जनाब 27वीं आईनी तरमीम के बाद मोजिज अदलिया की। कि बहस क्या हो रही है कि मोजिज जज साहिबान और मुल्क की सबसे बड़ी आईनी अदालत, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी जो है वो उसकी भी वो पाबंद नहीं है, उसके हवाले से इस तरह की बहस हो रही है कि उसको यहां पे बैठा दिया जाए, वहां पे बैठा दिया जाए। कोई कहता है जी नहीं जी ये हमारे हम नहीं खाली करने देंगे, ये हमारे हाई कोर्ट की है। कोई कहता है नहीं जी हाई कोर्ट को वहां शिफ्ट कर दिया जाए। अब ये सारी जो आला अदलिया है उनके हवाले से जो बहस हो रही है 27वीं आईनी तरमीम के बाद, मेरे ख्याल में ये काफी जो है मायूस कुन बहस है। पर एनीवे अब देखते हैं कि मोजिज अदालत को मुस्तकिल बुनियादों पर कहां पे बैठाया जाता है। लेकिन वो जहां पे भी बैठेगी, एक चीज तो कंफर्म है कि आइन और कानून के मुताबिक जो है इंसाफ
इंसाफ करेगी, अदालतों को इंसाफ करना चाहिए, चाहे वो जिधर भी बैठ के करें। और पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता ही है कि ये जो सारी तरामीम की जा रही हैं ये इसीलिए तो की जा रही हैं ताकि आम बंदे को इंसाफ मिल सके और जमहूरियत मजबूत हो। पेशावर में जनाब आज एफसी हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ। 3 हमलावर थे, एक हमलावर ने तो अपने आप को उड़ा लिया, 2 को वहां पे पुलिस ने और एफसी के जो लोग थे उन्होंने मार दिया। उसके बाद वहां पे नमाज जनाजा वगैरह भी पढ़ाई गई जिसमें सोहेल खान अफरीदी ने भी शिरकत की, दीगर जो हुकाम थे उन्होंने भी शिरकत की। सोहेल खान अफरीदी ने अस्पताल में जाके उनकी इयादत भी की और कहा कि ये जो दहशतगर्दी है ये पाकिस्तान के खिलाफ है, ये पाकिस्तान के दुश्मन कर रहे हैं, हम अपने इदारों को मजबूत करेंगे, पुलिस को मजबूत करेंगे और इन लोगों को कतन किसी सूरत में भी नहीं छोड़ा जाएगा जो लोग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। आखिर में जनाब एक और इंपॉर्टेंट खबर, यूट्यूबर डकी भाई को बेल मिल गई है, उनकी जमानत हो गई है और ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के ऊपर मैं देख रहा था कि काफी मुकदमात वगैरह चल रहे हैं और उनके ऊपर जिन लोगों ने मुकदमात कायम किए, जो FIA के जो अफसरान थे उनके साथ जो हुआ और उनके हवाले से जो खबरें आती रही वो भी फिर मीडिया की जीनत बनी और अब डकी भाई साहब को काफी दिनों के बाद जमानत मिल गई है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आई डोंट नो कि इनके ऊपर जो इल्जामात हैं उनमें किस हद तक सदाकत है या किस हद तक सदाकत नहीं है। मैं पिछले दिनों देख रहा था कि एक और रजब भट्ट साहब हैं, उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि जी अब उनके ऊपर भी कुछ ये होगा, फलाने के ऊपर भी ये होगा, फलाने के ऊपर भी ये होगा। भाई आप पहले नौजवानों को इस मुल्क में क्या दे रहे हैं, कितनी चीजें जो है मुल्क की तरफ से या रियासत की तरफ से उनको फराहम की जाती हैं, कितना रोजगार मिल रहा है। अब तो अगर किसी को कोई बैरून मुल्क रोजगार मिलता है तो आप उसको ऑफलोड कर देते हैं कि भाई ये लेटर लेके आओ, वो लेटर लेके आओ। तो ये इस तरह का जो कंटेंट बनाने वाले ये तो कौम की आवाम की तवज्जो दूसरी तरफ करवाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको रोकना, इस तरह के कंटेंट को रोकना, तो आप तो इन लोगों को भी सियासी बना देंगे, ये भी फिर उसी किस्म का मवाद बनाना शुरू कर देंगे जिसमें हर चीज में हुकूमत पे तनकीद हो रही है, अपोजिशन पे तनकीद हो रही है, निजाम पे तनकीद हो रही है। इनको करने दो, जो ये कर रहे हैं जिसको पसंद है वो देखेगा, जिसको पसंद नहीं है वो नहीं देखेगा। अपना रोजगार कमा रहे हैं, एंड ऑफ द डे मुल्क में डॉलर्स ही आ रहे हैं, बाकी इन्वेस्टमेंट मुल्क में कितनी आई है वो सारी कौम के सामने है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।